श्रोताओं नमस्कार। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद और भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी चिकित्सकों को समर्पित है जो अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से समाज को स्वस्थ एवं सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे बीच चिकित्सा जगत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित हस्ती, देश के प्रख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद उपस्थित हैं। वे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPGIMS लखनऊ में नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रसाद ने किडनी रोग, डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय तक उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके 370 से अधिक शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित चिकित्सा जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। वे भारतीय नेफ्रोलॉजी सोसाइटी सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा चुके हैं। चिकित्सा अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनका नाम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सेवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में भी शामिल किया गया है। आज हम उनसे चिकित्सा सेवा, किडनी रोगों की बढ़ती चुनौतियां, अंगदान, आधुनिक चिकित्सा तकनीक और युवा चिकित्सकों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, आकाशवाणी लखनऊ के इस VIP स्टूडियोज में हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपको जी इस शुभ अवसर पर बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस का आपके लिए क्या महत्व है? जैसा आपने बताया है, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी एक उत्कृष्ट चिकित्सक के अलावा बहुत ही अच्छे शिक्षक और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ, और जैसा हम जानते हैं चिकित्सक होने के साथ साथ वो पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनका समर्पण जो जनता के प्रति होता है वो अविस्मरणीय रहा होगा। और यही कारण है कि भारत सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। नेशनल डॉक्टर्स डे हम बोलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस दिन सभी डॉक्टर्स एक विशेष रूप से कुछ CMEs, कुछ अपने सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, एक दूसरे को डॉक्टर्स डे का विश करते हैं, और इसे बहुत ही धूमधाम की तरह डॉक्टर कम्युनिटी के लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है। यह दिन किसी भी डॉक्टर्स के लिए भूलने वाली नहीं होती है। यह लोगों को याद दिलाता है कि चिकित्सा के प्रति समर्पण के बाद लोगों में क्या रिकॉग्निशन होना चाहिए जी। और भारत सरकार ने इस दिन में डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी के नाम पे एक उत्कृष्ट काम करने वाले डॉक्टर्स को एक अवार्ड दिया जाता है, BC राय अवार्ड हम बोलते हैं, जो टेम्पोरली डिसकंटिन्यू किया गया और फिर से सरकार इसको शुरू करने के लिए विचार कर रही है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आप एक वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। अपने लंबे चिकित्सकीय अनुभव में डॉक्टर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? देखिए, डॉक्टर्स के जिंदगी का जो महत्वपूर्ण जो एम होता है वो होता है अच्छा स्वास्थ्य के लिए लोगों को गाइड करना। जी। बहुत हम लोग बचपन से पढ़ते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जी। स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कितनी भी धन रहे, कितनी भी संपत्ति रहे, कितनी भी आपके पास रिसोर्सेस रहे, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उससे जो सुख, जो भोगने की जो क्षमता होती है, उस चीज़ों को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लोगों की ज़िंदगी में होती है, और स्वस्थ रहने के लिए जो भी प्रेरणाएँ होती है वो डॉक्टर्स समय समय से लोगों को देते रहते हैं। और हर डॉक्टर्स का अटेम्प्ट रहता है कि लोगों का हेल्थ ऑप्टिमम रहे। लोग बोलते हैं हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इन्फर्मिटी, बट इट इज ए स्टेट ऑफ सोशल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब इसका यह है कि केवल आपको शरीर में बीमारी नहीं है, यही हेल्थ नहीं है। आपको सोशली,
मेंटली आपका वेलबींग सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जी। तभी आप स्वस्थ हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हर डॉक्टर्स को रहता है, एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हेल्थ ही उसका वेल्थ है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जान है तो जहान है। ये मतलब सोचने की बात है कि शरीर से ही सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी इंसान को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि आज के समय में डॉक्टर मरीज के बीच विश्वास को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो आपकी नज़र में ज़रूरी हैं? देखिए, आज का समय में इंफॉर्मेशंस जो है वो काफ़ी जनरल पब्लिक तक अवेलेबल होता है। हर व्यक्ति अपने बीमारी के लक्षणों के बारे में, अपने शरीर में जो उनको लक्षण आते हैं, जो साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, उसके बारे में पढ़ कर आते हैं। आजकल लोग बहुत सारे सोशल मीडियाज पे न्यूज़ चलती है, उससे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन रहता है, गूगल से आप ये पढ़ कर आते हैं। तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर्स की एक मजबूरी होती है। और जो बताइए, अच्छी भी बात है कि अगर बीमारी के बारे में पेशेंट को कुछ पता है तो एक ट्रांसपेरेंसी जो होना चाहिए बीच में कम्युनिकेशंस का। आपको जो बीमारी है, जो हम आपको समझा रहे हैं, उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है, आपकी क्या बीमारी है, इसकी क्या इलाज है, और इलाज के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इससे क्या आपको हानि है। लोगों को दिमाग में हमेशा रहता है कि हमें डॉक्टर साहब ये एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, इससे तो टॉक्सिसिटी होती है, इसके तो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंसी बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर्स रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने जो अनुभव किया है कि कुछ इधर नज़दीक में अगर आप देखें तो कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी सी गैप बढ़ गई है। पेशेंट्स और डॉक्टर्स रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं कि दैट वी शुड एस्टेब्लिश, ये हमारे बीच में बहुत ही मजबूत करी होती है। जब तक ये एस्टेब्लिश्ड और ये फेथ ना बढ़े तो लोगों में, पेशेंट को अपने डॉक्टर्स के प्रति विश्वास कम हो जाएगा। जी। तो ये डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर आज के दुनिया में जब एआई हर जगह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, जब हर जगह इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी हमें लगता है कि होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने पारदर्शिता की बात की। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि भारत में किडनी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? आपने सही बताया, किडनी रोग बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसका इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, स्टोन की डिजीजेज हैं, सिस्टिक किडनी डिजीजेज होती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है, वो है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है और इस चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को माना जाता है कि वर्ल्ड वाइड क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो इन सब कारणों से उनको हो जाती है। हमें जो ध्यान देने की बात होती है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसमें अगर बहुत अर्ली फेजेज में अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो हम इसको रिवर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मैं अपने श्रोताओं को देना चाहता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है और आपको ओबेसिटीज़ है, आपके फैमिली में अगर किसी को किडनी की डिजीज है, तो आप समय समय से अपने पेशाब की जांचें कराएं। उसमें देखें कि एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशन तो नहीं है, उसको UACR बोलते हैं, एल्ब्यूमिन, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, इसको दिखाएं। अगर एल्ब्यूमिन की एक्सक्रीशंस आपके पेशाब में ज़्यादा है तो अवश्य आप डॉक्टर से, ये फेज होती है जहाँ से इलाज शुरू होना चाहिए और यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन आए हैं, तो ये बहुत अर्ली फेजेज होती है। ब्लड प्रेशर है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रखें। ब्लड प्रेशर का टारगेट 130/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको डायबिटीज है तो HbA1c होती है, जो एक मानक होती है शुगर कंट्रोल होने का, उसकी मानक 7% से कम होनी चाहिए। ओबेसिटीज वाले जो लोग हैं अपने BMI को कंट्रोल करके रखें, वो 25 से ज़्यादा एशियन लोगों का BMI ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इन सब पैरामीटर्स पे अपनी ध्यान रखें और अपनी फिटनेस करें। ऐसा माना जाता है कि आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम 25-30 मिनट्स का एक्सरसाइज अवश्य करें। अगर आप आदी नहीं हैं तो आप योगा जैसी एक्सरसाइज को भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपको मानसिक और फिजिकल दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद करता है।
डॉक्टर साहब, अभी आपने जेनेटिक कुछ बातें बताई कि अगर मान लीजिए किसी की हिस्ट्री है, घर परिवार में किसी सदस्य को किडनी की बीमारी रही हो, तो ऐसे लोगों को, मान लीजिए माता पिता में से किसी एक को भी हो, तो संतानों को अपनी किडनी की बराबर से जांच करानी चाहिए। और आपने ये भी कहा कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर मधुमेह है तो ये बात और भी जरूरी हो जाती है कि हम समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और उनके कहे अनुसार ही जांच भी कराएं। अब जो सवाल है वो ये है कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप किडनी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, नमक मैंने कम कर दिया और शुगर में लेता नहीं, लेकिन फिर भी अब किडनी की तो कंट्रोल हो गया होगा। तो क्या ऐसा होता है कि मधुमेह को कंट्रोल कर लिया, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, तो किडनी की कोई डिजीज जेनेटिक है तो भी नहीं होगी? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, देखिए जो ये डिजीज है जिनको होता है तो उनको एक बात समझना चाहिए, ये डिजीज इनके शरीर में लाइफ लॉन्ग रहेगी। इस बात का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक कंट्रोल होता है या अनकंट्रोल्ड होता है जी। अगर बीपी आपका कंट्रोल्ड है मेडिसिन से तो ये समझिए कि बीपी कंट्रोल होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ब्लड प्रेशर ठीक हो गई जी। आप जैसे ही मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करते हैं आपकी ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ने लगती है जी। उसी प्रकार डायबिटीज जो है एंटी डायबिटिक मेडिसिन से कंट्रोल रहती है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो ये फिर से बढ़ेगी। तो ये कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड की बात है जी। डायबिटीज रिवर्सल के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन डायबिटीज कभी रिवर्ट होकर के नॉर्मल नहीं हो सकती है। रिवर्सल का मतलब है कि आपका शुगर जो है, आपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करी, आपने अपनी वजन कम करी, आपने खाने में परहेज करना शुरू किया, चीनी मीठा बंद करा, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो गई। ऐसा टाइप 2 डायबिटीज में बहुत कॉमन है। रिवर्सल के चांसेस एक कम होते हैं, तो इस अंधविश्वास में लोग ना रहें। जहाँ तक जेनेटिक की प्रीडिस्पोजिशन की बात है, हर फैमिली में अगर किसी को हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है तो बच्चे को होने का चांस है जी। उनको भी होने का चांस है। तो ऐसे फैमिली हिस्ट्री वाले उनको चाहिए कि अपना पीरियोडिकली, खासकर 30 इयर्स के बाद जी। जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होते हैं उसका जेनेटिक रिलेशनशिप है, वो फैमिलियर हो सकते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर हो रही है तो आप अपने सतर्क रहें। अगर 30-40 साल से पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लक्षण है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि आपको कोई किडनी की डिजीज है, आपको कोई और बीमारी है जो इंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म करके बीमारी होती है, इसकी प्रॉब्लम तो नहीं है जी। तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मरीजों को और सतर्क होना चाहिए जिनको 30-40 साल से पहले अगर ब्लड प्रेशर हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे सुनने वालों को बताया कि किस तरह से कंट्रोल करना है ब्लड प्रेशर को और मधुमेह को भी। और आपने ये भी बताया कि अगर दवाओं से कंट्रोल है तो वो ये नहीं माना जाएगा कि शरीर से ये बीमारियां, ब्लड प्रेशर और मधुमेह चली गई है, ये हैं शरीर में। आपके कहने का मतलब है स्वतः ही इन्हें सही रखना जरूरी है। अगर आप दवाओं पे हैं तो दवा से कंट्रोल करिए। कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ स्टाइल चेंज करने से कंट्रोल हो जाती है, जैसे हमने नमक की सेवन कम कर दी, हमने अपनी वजन कम कर ली। मैंने आइडियली ऐसा है कि अगर देखा जाता है कि आपने अपने वेट को 5-10 किलोग्राम से अगर कम कर लिए हैं तो आपको 5 मिलीमीटर मरकरी का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। तो आप इसको समझिए कि ये आपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कंट्रोल करी है जी। आप जैसे फिर से आप अपने पुराने लाइफ स्टाइल पे आएंगे तो ये बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, आप इन्हें कैसे दूर करेंगे? किस तरह से हमारे श्रोताओं को सहज भाषा में समझाएंगे कि अगर ट्रांसप्लांट होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर की देखरेख बहुत जरूरी है? देखिए, आपने 2 बातें बोली है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन हम उन किडनी डिजीज के मरीजों को एडवाइस करते हैं जिनको इंड स्टेज किडनी डिजीज हो जाती है। इंड स्टेज किडनी डिजीज का मतलब ये होता है कि अब उनको बिना, इसको एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, कि किडनी को हम आर्टिफिशियली माने डायलिसिस करके उसके चलते जो किडनी खराबी के चलते जो शरीर में यूरेमिक टॉक्सिन्स
जमा हो गए हैं, जो जहर जमा हो गए हैं, यूरिया, क्रेटिनिन और बहुत सारे यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं, उसको हम डायलिसिस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो पीरियोडिकली उसको आइडियली माना जाता है कि अगर साधारण हीमोडायलिसिस आप करा रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करनी पड़ती है, 12 घंटे की डायलिसिस होनी चाहिए। इससे ये कंट्रोल रहता है, इससे आपकी ज़िंदगी चलते रहती है जी, जिसका जो यूरेमिक टॉक्सिन्स का साइड इफेक्ट आपके शरीर पे नहीं आता है। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग की ज़रूरत होती है जब तक आपका ट्रांसप्लांट ना हो जाए। ट्रांसप्लांटेशन इन बीमारी का, इन स्टेज किडनी डिजीज का सबसे अच्छी इलाज होती है। वो इलाज हो जाने के बाद आप डायलिसिस से फ्री हो जाते हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है, आप एक दूसरे व्यक्ति से किडनी लेकर उस पेशेंट्स में प्रत्यारोपण किया जाता है। उस प्रत्यारोपण के बाद वो किडनी फंक्शन तो करती है, लेकिन वो दवाओं के माध्यम से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है कि शरीर उनको रिजेक्ट ना करे। तो इसमें इम्यूनोसप्रेशन यूज होता है जो इन्फेक्शन के रेट को बढ़ा देता है। उसकी जो दवाओं है उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स खाते हैं तो वैसे लोगों को कुछ डायबिटीज और ये सब बढ़ने के डर रहते हैं, लंबे समय में उनकी ओबेसिटी होने के डर रहते हैं। तो इन सब प्रक्रिया को चेक बैलेंस में रखने के लिए आप समय समय से अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी भी कोई इन्फेक्शंस हुआ तो उसको समय से हम रोक सकते हैं, तो इससे लाइफ बढ़ती है। अभी आपको बताकर खुशी होगी कि आप ऑन एवरेज एक किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, लाइफ स्टाइल लगभग नॉर्मल हो जाते हैं, लोग अपनी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 85% लोग जो है ना 10 साल या उससे ऊपर की ज़िंदगी आराम से व्यतीत करते हैं। और जब 10 साल की ज़िंदगी ऊपर निकल जाती है तो बहुत सारे लोग 30 ईयर्स 40 ईयर्स तक के भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट जिंदा होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ट्रांसप्लांट के बाद लोगों को डॉक्टरी परामर्श की लगातार में ज़रूरत होती है, कुछ और नहीं सोचना है इसके बारे में और डॉक्टर ही जो बताए वही करना है। अब आप ये बताइए कि हम किस तरह से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए समाज में या युवाओं को किस तरह से जागृत कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं? अंगदान का बढ़ावा देना एक, हमें लगता है कि एक सामाजिक कर्तव्य है लोगों का, क्योंकि आप देखें तो काफ़ी गैप है डिमांड और सप्लाई का। आजकल छोटे छोटे फैमिलीज होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, जिसमें ऑर्गन डोनेशंस के लिए लोग, स्वस्थ लोग उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालत में ऐसा देखा जाता है कि कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन, एक डिसीज डोनर ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसका ब्रेन डेथ हो जाता है, ऐसे लोग अपने अंग को दान कर सकते हैं और एक व्यक्ति 8 अंग तक को दान कर सकते हैं। 2 किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये सारे अंगों को दान कर सकते हैं और इससे इतने ही लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। इसके अलावा अपने टिश्यूज, हार्ट के वाल्व्स, कार्टिलेज, बोन्स, ये सब भी डोनेट कर सकते हैं और इससे कितने लोगों को ज़िंदगी मिलेगी आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है, ये सामाजिक कर्तव्य है हम लोगों का और सबको कि इसके बारे में जाने। जो लोगों के मन में जो भ्रांति रहती है कि हमारा डेथ तो अभी हुआ नहीं, हमारा हार्ट तो चल रहा है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसको ब्रेन स्टेम डेथ बोलते हैं, ब्रेन डेथ बोलते हैं। ब्रेन डेथ के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहा है आज तक, वो क्षणिक जिंदा रहते हैं और यही एक आइडियल समय होता है जब सरकारी नियम कानून के द्वारा एक जो कमेटी बनी रहती है हर हॉस्पिटल्स में, जो डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, वही सर्टिफाई करते हैं कि आपका ब्रेन डेथ हो गया है। वो 6-6 घंटे के अंतराल पे 2 बार जब सर्टिफाई हो जाती है, तभी उनको अप्रोच किया जाता है कि आपके पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है, आप अगर चाहते हैं तो आप अपने ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। इस डोनेशन की प्रक्रिया को लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि मेरा हार्ट चल रहा है, लेकिन हार्ट चल रहा है, ब्रेन डेथ है, तो ये आइडियल समय होता है जब आप डोनेशन के लिए कंसेंट दे सकते हैं और उस ऑर्गन को यूज किया जा सकता है। और ऐसा कभी नहीं देखा गया पूरे संसार में कि किसी का ब्रेन डेथ सही मायने में हो गया हो तो वो दोबारा जिंदा हो पाता है। तो ये एक बहुत पायश काम है और हमारे यहाँ खासकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इतने कॉमन है, 24,000 से ऊपर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और उसके चलते डेथ होती है। उसमें 1% लोग भी अगर डोनेट करें तो आप यह समझिए कि 240 लोगों ने डोनेट करा, 240 लोगों ने डोनेट करा तो 480 किडनी लोगों का प्रत्यारोपण हो सकता है और इतने ही लोगों का जिंदगी बच सकता है। तो हम इस चीज़ों को भी देखें। और अदरवाइज क्या होगा कि ये जो बॉडीज है उसको जला दिए जाते हैं और सारे ऑर्गन्स राख हो जाएंगे और इसका कोई यूज नहीं बचता।
डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अंगदान महादान होता है। जाते जाते किसी के जीवन को अगर आप बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अब आप ये बताइए कि SGPGI लखनऊ में, जहाँ पर आप नेफ्रोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हैं और प्रोफेसर भी हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं? जब ऐसा कोई क्रिटिकल मरीज आपके विभाग में पहुंचता है तो क्या वहाँ विश्व स्तर की सारी सुविधाएं मौजूद हैं? SGPGI का जो गुर्दा विभाग है, जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आप मान सकते हैं जी। इतनी बड़ी सुविधाएं इंडिया में खासकर तो कहीं अवेलेबल नहीं है। वर्ल्ड के शायद ही किसी मिडले अस्पताल में होंगे। हमारे यहाँ 125 डायलिसिस स्टेशंस हैं, जिस पे 2 शिफ्ट में कंप्लीट होती है और एक हाफ शिफ्ट हम नाइट में भी डायलिसिस करते हैं। तो यह मशीन फुल इंगेज रहता है। 39 किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट्स के बेड हैं, 117 हमारे जनरल नेफ्रोलॉजी के बेड हैं, 10 क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी हम लोग रन करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजी है, ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स, जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं, और पूरे इंडिया में भी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कोई ट्रांसप्लांट इम्यूनोजेनेटिक्स नहीं होता है, जो हम लोगों के यहाँ होता है। तो यह आप किडनी डिजीज के किसी भी रोग के बारे में सोच सकते हैं, वो सुविधाएं SGPGI के अंदर अवेलेबल है। जी, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं सबको राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के लिए मैं सबको बधाई दूंगा, और मैं जो डॉक्टर्स का जो सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटीज है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है। और जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशनशिप गैप जो कुछ दिनों में बढ़ी है, उसको कम करने की ज़रूरत है जी। और दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास जगाने की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी विश्वास को दृढ़ करें, और आगे की जो सोच है कि कोई डॉक्टर्स इनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ छीट-फूट घटनाएं हमें देखने को अवश्य मिलती है। लेकिन हमारा कहना ये है कि कोई भी सही डॉक्टर्स, आपको हर एफर्ट से ही रहता है डॉक्टर्स का कि हम अपने मरीजों के लिए बेस्ट करें जी। और ट्रांसपेरेंसी डेवलप करना, पारदर्शिता होना, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत करना, ये एक हमारी संदेश होगी कि ये हमारे जो मरीज हैं वो भी समझे और हमारे जो डॉक्टर्स बंधु हैं वो भी समझें। जी, डॉक्टर नारायण प्रसाद जी, आपके बहुमूल्य विचारों और अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके विचार निश्चित रूप से चिकित्सकों, छात्रों और आम श्रोताओं को प्रेरणा देंगे। एक बार फिर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए हम आपका आभार दिल से प्रकट करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।